गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनपीओ के होमवर्क क्वेश्चंस किए थे कि नहीं? चलिए ज़रा होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 227। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें आपने व्हाट्सएप पर जो डाउट पूछा है वो है सब्सक्रिप्शन। एक बार देखिएगा सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। FY 22 का अकाउंट है, यानी कि ईयर कौन सा हुआ? 21 22। अब देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है टू सब्सक्रिप्शन 2021 एंड 21-22। तो बताइए करंट ईयर कौन सा? करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी? 3,55,000 21-22 की। एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग? क्लोजिंग। ये वाली आउटस्टैंडिंग हमारी कौन सी है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग ऐड करेंगे कि माइनस? ऐड। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, करंट ईयर 355 और इसमें आप ऐड कर दो 55। तो आपकी IND की सब्सक्रिप्शन कितनी? 4,10,000। ये जाने वाला है IND के अंदर। दूसरा तरीका, जैसे आपने सॉल्यूशन में देखा, दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे टोटल ले लो। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आ रही है? 355 प्लस 65, टोटल आ रही है आपकी 420। 420 में क्या करो, क्लोजिंग वाली ऐड कर दो 55 और ओपनिंग वाली। देखिए 2021 अगर आप इस साल पे कर रहे हो तो पिछले साल की क्या थी? आउटस्टैंडिंग। 2021 अगर आप इस साल पे कर रहे हो तो पिछले साल की क्या थी? आउटस्टैंडिंग। यानी कि 65,000 ये क्या बना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसको आप माइनस कर सकते हो, दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 4,10,000, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है? सिर्फ कौन से वाला अमाउंट दिखाना है? करंट ईयर। और RNP तो कितना दिखाएगा? जितना आपने इनकम रिसीव किया है। तो सब्सक्रिप्शन IND के अंदर 4,10,000। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे एंट्रेंस फीस। देखिए एंट्रेंस फीस रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा है 85,000 और पॉइंट नंबर D कह रहा है कैपिटलाइज 50%। तो यानी कि आधा क्या करना है? कैपिटलाइज। आधा कहाँ जाएगा? IND के अंदर और आधा बैलेंस शीट। तो 85 का आधा 42,500, आधा लेके जाएंगे IND में, आधा लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाएंगे एंट्रेंस फीस? कैपिटल फंड के अंदर ऐड करके। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आराम से हो जाएगा। तो जो शैतान बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो आज करेंगे। अगला होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और बैलेंस शीट है। फोर्थ वैरायटी, पहली वैरायटी थी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। दूसरी वैरायटी थी RNP है, IND और बैलेंस शीट बनाना है। तीसरी थी IND दिया हुआ है, RNP और बैलेंस शीट बनाना है। और अब चौथा IND दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दी हुई है और आपको क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट। और भी कुछ मांग रहे हैं इस बार।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए पहले रिसीट एंड पेमेंट की बात करते हैं। जिसने बना रखा है अपना ओपन कर लीजिएगा रिसीट एंड पेमेंट, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है टी शेप बना के लिखना शुरू कर दें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए सबसे पहला अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रहा है, अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000। अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब ग्राउंड की मेंटेनेंस, ग्राउंड को संभालना, ठीक है। 10,000 का खर्चा है उस पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास। अपकीप ऑफ ग्राउंड, एडजस्टमेंट नंबर 1, अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 relating to 2021 were paid in 21-22। हमारा करंट ईयर कौन सा है देखिए, 21-22, ठीक है। करंट ईयर में हमने पिछले साल का भी ग्राउंड का मेंटेनेंस पे किया है, तो पिछले साल का मेंटेनेंस कितना था 600, वो हमने पे किया। और इस साल का अपकीप का खर्चा कितना है 10,000। तो क्या हम कह सकते हैं हमने इस साल पेमेंट कितना किया 10,600, पे कितना किया हमने 10,600। 10,000 तो इस साल का है और 600 हमने पिछले साल का पे किया। अच्छा ये कैसे पता चला इस साल का पूरा पे कर दिया कि नहीं, ये कैसे पता? क्योंकि देखो अगर पे नहीं किया होता तो एडजस्टमेंट में आ रहा होता क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, या फिर बैलेंस शीट में आ रहा होता आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब इस साल का तो हमने पूरा का पूरा पे कर दिया। तो आपके रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहला खर्चा क्या दिखाओगे, अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,600। उसके बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग 1,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है। और इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट पिछले साल का 240 हमने इस साल पे किया, मतलब इस साल का 1,000 रुपये तो पे कर दिया और पिछले साल का 240 पे किया, तो इस साल की टोटल पेमेंट 1,240। तो चेक कीजिएगा आपके रिसीट एंड पेमेंट में अगला खर्चा, जिन्होंने नहीं बनाया वो अब लिख लीजिएगा, बाय प्रिंटिंग पेमेंट जाएगी आपकी 1,240। उसके बाद सैलरीज़, सैलरीज़ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा 11,000 पेमेंट साइड। इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी है 11,000 की। उसके बाद डेप्रिसिएशन बताइए किस साइड जाएगी, रिसीट के पेमेंट, सही से बताओ रिसीट के पेमेंट। कितने बच्चे कह रहे हैं रिसीट, कितने बच्चे कह रहे हैं पेमेंट, कितने बच्चे कह रहे हैं, कितने बच्चों को याद आ रहा है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो जहाँ पर कैश ही नहीं है वो आरएनपी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये अमाउंट आरएनपी में नहीं जाएगा। फिर देखते हैं रेंट, रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका मतलब रेंट की पेमेंट जाएगी 600। 4 पेमेंट आ गई है आपके आरएनपी में। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन पर, सब्सक्रिप्शन लास्ट में करेंगे अकाउंट बना के। सेल ऑफ न्यूज़पेपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये आपकी रिसीट हो गई है। 2 सेल ऑफ न्यूज़पेपर 260। बाय लेक्चर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिसीट 2 लेक्चर्स 1,500। एंट्रेंस फी, पक्का तो कुछ बोला होगा क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 1/2 और हाफ सेम होता है, 1/2 और हाफ सेम होता है, बताओ 1/2 और हाफ मतलब ये क्या होता है, यस हाफ और 1/2 सेम होता है। तो जो बच्चे नाम में सिर हिला रहे थे हाँ में आ जाइए, हाफ लिखा हो या 1/2 लिखा हो वो एक ही बात है,
1/2 means आधा. आधा of entrance fee has been capitalized by transfer to general fund. Has been past. हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं क्योंकि हम आई भी बना चुके हैं और हम बैलेंस शीट भी बना चुके हैं. तो अगर आई के अंदर 1300 की फीस आ रही है जो कि कितना परसेंटेज है, 50%, तो क्या हम कह सकते हैं टोटल 100% एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 2600. अगर आई में जाना है आधा तो पूरा कितना हुआ 2600, यानी कि रिसीट कितने की है 26 की. फिर हमने आई में हाफ दिखाया और बैलेंस शीट में बैलेंस हाफ. मिसलेनियस इनकम नॉर्मल रिसीट 400. डेफिसिट जाएगा आरएनपी में? नहीं. अब चेक करते हैं बैलेंस शीट और आपको सिर्फ फोकस करना है कैश. बैलेंस शीट में कुछ ऐसा तो नहीं है जहां कैश का फ्लो आ रहा हो. आइए चेक करते हैं. पहले एसेट साइड, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कैश, सब्सक्रिप्शन. तो कैश इन हैंड, बैलेंस कैरिड डाउन, ले जाइएगा आरएनपी के अंदर. कैश का क्लोजिंग. फिर लाइबिलिटी साइड पर आते हैं. सब्सक्रिप्शन के बाद प्राइज फंड, ओपनिंग बैलेंस 25,000, एड इंटरेस्ट 1000. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमें मिला है, तो ये हमारी रिसीट है. 1000 रुपये का कैश ये हमने रिसीव किया, तो आरएनपी के अंदर रिसीट 1000. और उसके बाद देखिए लेस प्राइजेस यानी कि ये हमारी पेमेंट है. तो पेमेंट के अंदर 2000. जिन बच्चों ने बनाया था ना, ये पॉइंट आपने ज़रूर मिस किया होगा. बस इस पर ध्यान रखना है कि अगर फंड में कुछ ऐड हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है तो वो क्या है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो. इसके बाद जनरल फंड, ओपनिंग बैलेंस. जनरल फंड यानी कि कैपिटल फंड, ठीक है. जो एनपीओ का जनरल फंड है यानी कि कैपिटल फंड. कभी कभी कॉर्पस भी कहते हैं इसको, कभी कभी कॉर्पस वर्ड भी लिखा होता है, लॉ से आया है ये. इसका भी मतलब क्या है, एनपीओ का कैपिटल फंड. किसी जानवर का नाम नहीं है ये ऑक्टोपस नहीं है, ये कॉर्पस है, ठीक है. एनपीओ का कैपिटल फंड. जनरल फंड में डेफिसिट है और एंट्रेंस फी है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम. तो आपके आरएनपी में अब सिर्फ क्या रह गया है, सब्सक्रिप्शन देखते हैं और इसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी सीखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 12 की इंफॉर्मेशन देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड. सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है आई के अंदर 17320. जो भी आई का अमाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट ईयर की रिसीट, मतलब एक्चुअल इनकम. ये है करंट ईयर की इनकम. अपार्ट फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट कह रही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021, 21, 22. 2021 800, 21, 22 700. करंट ईयर हमारा है 21, 22, तो करंट ईयर वाली बन जाएगी क्लोजिंग और लास्ट ईयर वाली ओपनिंग. देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2021, 21, 22. 2021 यानी कि ओपनिंग, 21, 22 क्लोजिंग.
अब क्या सारे बच्चों को याद है कि क्या ऐड होना है, क्या माइनस? तो अगर तुम्हें याद है तो बुलंद आवाज में बताना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। प्लस करने का लॉजिक क्या है? जो भी करंट ईयर का है वो ऐड करेंगे और जो भी लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो होनहार बच्चे बता ही देंगे, अगर IND के अंदर, अगर IND के अंदर लिखा हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन, तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? जर्नल एंट्री। अगर IND कह रहा है बाय सब्सक्रिप्शन, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? सब्सक्रिप्शन टू IND, यही बनाई होगी, सब्सक्रिप्शन टू IND। तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं तो उसमें क्या लिखूंगी? टू IND कितना अमाउंट? 17320। तो चलिए ज़रा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ना उस पेज पर आइएगा जहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिख रहे थे, पहले एक बार वहाँ पर आइएगा, वहाँ पर एक फॉर्मेट बनाइएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। बहुत ही आसान है, फटाफट से आपको समझ में आएगा। IND में लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे टू IND, सेकेंड लाइन में लिखिएगा टू IND। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा? करंट ईयर का, हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ लिखते हैं? टू सब्सक्रिप्शन के बाय सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हमने रिसीव करा तो टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट। जब भी आप कैश रिसीव करोगे, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, आप एंट्री बना रहे हो कैश डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इनकम आप रिसीव कर रहे हैं तो आप एंट्री बना रहे हैं कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप क्या लिख देंगे? बाय कैश। जनरली हम लिखेंगे बाय कैश, NPO के अंदर हम लिख देते हैं बाय रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। अब आपको कैश अच्छा लगता है या करंट ईयर का जो है वो? कैश, सच्ची बात है ना, हम सबको ना कैश अच्छा लगता है, ये अच्छे वाली साइड है। जो भी अच्छे वाली साइड है ना वो प्लस है, जो भी अच्छे वाली साइड है वो प्लस है। कैश हमें अच्छा लगता है, कैश क्रेडिट पे लिखा है ना, तो आपने ये इन चारों में से, इन चारों में से जो भी प्लस लिखा है वो किस साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब ये आपको पहले पता चल गया क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। अब आपने जो जो भी प्लस करना है वो R&P के साथ जाएगा। तो आपने देखिए प्लस क्या क्या करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करना है और ओपनिंग एडवांस प्लस करना है। तो अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग लिखना चाहिए कि क्लोजिंग? ओपनिंग। फर्स्ट लाइन पे ओपनिंग आएगा, तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग एडवांस। हमें प्लस कौन से वाला करना है? ओपनिंग एडवांस। और लास्ट लाइन में आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या फिर क्लोजिंग ड्यू। खर्चे के लिए बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग, इनकम के लिए बोल देते हैं ड्यू। तो क्लोजिंग वाला
और ओपनिंग एडवांस ये आएगा क्रेडिट साइड पर। ध्यान कैसे रखेंगे, हमें कैश अच्छा लगता है और कैश की साइड है प्लस प्लस वाली साइड। इसका मतलब डेबिट साइड पर, डेबिट पर हम क्या डालेंगे, टू ओपनिंग, क्या माइनस करना है, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और साथ ही साथ टू क्लोजिंग एडवांस। ये बन गया हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हो गई नोटिंग सबकी। अब एक बार सिर्फ स्क्रीन पर देखकर बताना है आपने, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो IND किस साइड आएगा, डेबिट साइड, ठीक है, टू IND और बाय RNP। बाय RNP मतलब कैश रिसीव्ड। जहाँ जहाँ पर कैश लिख रहे हो आप, वहीं पर आप लिखोगे प्लस वाले आइटम्स। तो हमने प्लस क्या करना है, क्लोजिंग ड्यू और ओपनिंग एडवांस। तो यहाँ पर लिखा आपने बाय ओपनिंग एडवांस और बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पहली लाइन में हमेशा ओपनिंग आएगा, लास्ट लाइन में हमेशा क्लोजिंग आएगा। ऐसे ही डेबिट साइड पर आए, डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये माइनस वाली साइड है, तो माइनस क्या क्या करना है, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू क्लोजिंग एडवांस। बन गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा। कुछ भी नहीं है, आप चाहे प्लस माइनस कर लीजिएगा, चाहे आप अकाउंट बना लीजिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट बनाना है, उस केस में आपको बनाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का अकाउंट ये आएगा, किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आएगा। 15 नंबर का सवाल है, साथ में 5 का लगा दिया तो 20 का क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। तो छोटा सवाल है, अगर अकाउंट बनाना है बेहद आसान है। अब किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूँ तो बता दोगे, किसी बच्चे से पूछ लूँ, चलो एक नंबर बोलो 1 to 10 के बीच में, 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर बोलो। 7। अच्छा एक नंबर और बोल दो, 5। चलिए नरेश जी यहाँ से 7th रो काउंट करते हैं। 5th स्टूडेंट, क्या बात है, तुम्हारे पास ही माइक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बताओ तुम्हारे पास है, उम्मीद तो है सही आंसर आ जाएगा। आपने मुझे पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पोस्ट करें, नीचे देख के नहीं ऊपर देख के, रजिस्टर में देख के बोल रहा है। बाय एडवांस बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग लिखेंगे क्या, क्या कहते हैं, मतलब वही ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, बाय ओपनिंग एडवांस, और बाय RNP, बाय RNP, RNP। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो हमारा मतलब कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड। उसके बाद हमारा आएगा बाय क्लोजिंग, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग या फिर क्लोजिंग ड्यू। डेबिट साइड, डेबिट साइड बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 2 INE, 2 IND और 2 हमारा क्लोजिंग एडवांस। 2 क्लोजिंग एडवांस, बिल्कुल सही। अब नरेश जी इसके बाद 5th रो, इस रो के बाद 5th रो। 7th स्टूडेंट, 7th स्टूडेंट को माइक दीजिए, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ उधर उस रो में फर्स्ट आपके पास माइक आया है, आपने बताना है। अब नरेश जी वहीं देखिएगा, रजिस्टर नहीं देखें, ठीक है, बिना देखे बताना है। बताइए ज़रा, डेबिट साइड मैम 2 ओपनिंग एडवांस, 2 ओपनिंग एडवांस, उसके बाद 2 INE, 2 IND, 2 क्लोजिंग, 2 क्लोजिंग एडवांस, वेरी गुड। उसके बाद कुछ तो कह रहा है, गड़बड़ है, ये जो मैम ने जिस टोन में बोला है सही तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ सोचो सोचो, 2 क्लोजिंग, चलो हमारी क्लास हेल्प कर देगी तुम्हारी। 2 क्लोजिंग एडवांस और 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लास में ध्यान देना है, पेपर में सीधा क्या हो जाएगा, क्लास में पढ़ेंगे तो पेपर तक जाएंगे। क्रेडिट साइड बाय ओपनिंग, बाय ओपनिंग एडवांस, बाय R&P, बाय
देखो क्लास में तो पूरी क्लास ने मदद कर दी, पेपर में पूरी क्लास से मदद लेनी पड़ जाएगी अगर आपने क्लास के अंदर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, अब याद हो गया? अब एक बार ज़रा बोलो फिर से। ओहो, छोड़ देती ना मैम, अब बोलो फिर से, बोलो। डेबिट साइड, डेबिट साइड, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, टू IND, टू क्लोजिंग एडवांस, बिल्कुल सही। क्रेडिट साइड, बाय ओपनिंग, बाय ओपनिंग, बाय ओपनिंग एडवांस, फिर उसके बाद बाय RNP, बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 12 में अब बनाएंगे हम ये अकाउंट। चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन कैश रिसीव्ड। देखिए 17320 ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। अब पोस्ट करते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग्स। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 800, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 700, ओपनिंग एडवांस 200, क्लोजिंग एडवांस 100। चेक करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर 17,320। देखिए यहाँ पर अमाउंट सेम आ रहा है, तो 17,320 ही हमारा इनकम ऑफ द ईयर है और 320 ही कैश रिसीव्ड है। तो 17,320 को डाल दीजिएगा आपके RNP के अंदर और फिर चेक कीजिएगा RNP की बैलेंसिंग फिगर 4660। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? ब्रॉड डाउन, क्योंकि कैरेट डाउन तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो RNP अकाउंट चेक कीजिएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 4660। इसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन को फर्दर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि शैतान बच्चा ज़्यादा हैं, तो आज सब प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही छोटा सवाल, ये कंप्लीट कर लीजिएगा 12 और फिर आएंगे 13 पे। हाँ जी, क्वेश्चन 12 डन। हाँ जी, बिना अकाउंट के तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो उस केस में फिर यू विल हैव टू प्रिपेयर अकाउंट। क्वेश्चन 12 डन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पेज का सवाल है। अच्छा, एक पेज से ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं। Following is the receipt and payment account of Lion Club for the year ended 31st March 22। हमारे पास है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्या दिखा रहा है? रिसीट और पेमेंट। समझ गए? तो अकाउंट क्या दिखा रहा है? रिसीट और पेमेंट। कुछ रिसीट हैं, कुछ पेमेंट हैं। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1st April 21, यानी कि ओपनिंग अमाउंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस, डोनेशन, ग्रेच्युटी फंड। क्या कैपिटल फंड दिख रहा है? कैपिटल फंड भी दे देते, लेकिन वो नहीं दिया क्योंकि आप क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट और उससे निकालेंगे कैपिटल फंड। उसके बाद हमारे पास है कुछ एडजस्टमेंट्स, मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सेकंड इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन पर हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी,
third, electricity third, then 50% of entrance donation. तो पॉइंट नंबर 4 बात कर रहा है एंट्रेंस डोनेशन की. Then cost of assets sold and depreciation is to be provided. Assets पर आते हैं. Assets, opening balance sheet, fixed asset, sale and depreciation. Then sum of 20,000 received as entrance donation. Again ED, point number 7 also, 4 and 7. Then purchases made during the year. Purchases के साथ जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये होती हैं हमारी credit purchases. Credit purchases. Credit purchases इफेक्ट करेंगी creditors account को. तो creditors R&P, creditors आ रहे हैं, बैलेंस शीट में भी होंगे creditors. Eighth adjustment, creditors. Then after purchases, value of closing stock and club as a matter of policy charges off to I&D all purchases made on account of crockery, cutlery, glass and linen in the year of purchase. देखिए जो लास्ट पॉइंट है इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये है हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है आपके पास. एडजस्टमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन है. किस चीज़ के रिगार्डिंग है? कह रहे हैं क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी. एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी, क्लब की अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग द क्लब चार्जेस ऑफ मतलब डेबिट करना, खर्चा दिखाना. चार्जेस ऑफ टू I&D all purchases made on account of crockery, cutlery, glass, linen. जब हम क्रॉकरी की बात करते हैं तो स्टूडेंट कहीं ये ना सोचने लग जाए कि एसेट तो नहीं है ये. क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनन. तो पॉइंट नंबर 10 आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि क्लब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एसेट नहीं है. इन सब को आप क्या मानोगे? खर्चा मानोगे. यहाँ डाउट अराइज होता है लाइफ की वजह से. देखिए क्रॉकरी मतलब वही जो आपको छूना मना है घर में, जो मम्मा ने अलग से सजा के रखी है, उसके आसपास जाना मना है. उस क्रॉकरी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है या 1 साल से कम, क्या लगता है? तो मैम जब तक हम उसको तोड़ नहीं देते, है ना, तो आप 1 साल के बाद तोड़ेंगे या 1 साल से पहले? 1 साल के बाद, है ना. 1 साल से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि आप चाहें तो इसको क्या मान सकते हैं? एसेट. लेकिन जो क्रॉकरी का प्राइस होता है वो बाकी मशीन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो बहुत सी कंपनीज क्या फॉलो करती हैं, इसको हम एसेट नहीं मानेंगे, इसको तो हम क्या मानेंगे? रेगुलर खर्चा. खरीदा है हमने इस साल और सारा का सारा I&D के अंदर डेबिट. तो क्रॉकरी, कटलरी मतलब, हाँ 2 ही बच्चे बस ऐसे इशारा करके बता रहे हैं. कटलरी मतलब स्पून, फोक्स, आपके हर प्रकार के चम्मच, ठीक है. उसके बाद ग्लास एंड लिनन. ग्लास तो मैम ग्लास का मतलब ग्लास, वेरी गुड. लिनन क्लॉथ. लिनन जो है वो क्लॉथ, आपका टेबल क्लॉथ, बेड का क्लॉथ, वो सब लिनन कैटेगरी में है. तो ये सबको हमने करना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाके डेबिट करेंगे इस साल का रेगुलर खर्चा मानते हुए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. हमें बनाना है I&D और बैलेंस शीट.
in the books of Lion Club. Income and expenditure and balance sheet. साथ ही साथ वर्किंग्स में ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं. As on 1st April 21. 7-8 लाइंस ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए चाहिए हमें. उसके बाद एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना लेते हैं. इस क्वेश्चन में अकाउंट से सॉल्व करके देखते हैं. उसके बाद एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बना लेते हैं. हमने देखा था एसेट जो है बिक रहा है ड्यूरिंग द ईयर. एक बार 3 अकाउंट बना लेते हैं. बाकी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम साथ साथ प्रिपेयर कर लेंगे. वर्किंग स्टार्ट करते हैं रिसीट एंड पेमेंट से. इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट करेंगे. सबसे पहले आ रही है एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की. Subscription received in advance as on 31st March 22. यानी कि ये है हमारा क्लोजिंग एडवांस. क्लोजिंग एडवांस 18,000 है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 22. तो ये बन गई है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग ड्यू. क्लोजिंग ड्यू इज 7,000. अब देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट में से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 202,750 और ओपनिंग बैलेंसेस चेक करते हैं. ओपनिंग में कहीं सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये बन गई है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये है हमारी ओपनिंग एडवांस. तो सबसे पहले तो एक अमाउंट कैलकुलेट करना है. उसे कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर, इस साल की सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा बाय R&P. बाय R&P हमारे पास है 202,750. साथ ही साथ क्रेडिट साइड पर बाय ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. डेबिट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस. अमाउंट्स पोस्ट करते हैं. क्लोजिंग एडवांस 18,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12, ओपनिंग एडवांस 15. अकाउंट को क्लोज करेंगे और चेक करेंगे I&D का अमाउंट 194750. तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास सारे अकाउंट्स आ गए हैं.
अब इन सबको फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे हम। तो R&P तो ऑलरेडी बना हुआ है, I&D में लेकर जाएंगे रिस्पेक्टिव अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम I&D, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। वर्किंग नोट नंबर 2 चल रहा है। सबसे पहले I&D के अंदर $194,750। I&D के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ लाइन में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 7,000। देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, फंड है हमारे पास और क्रेडिटर्स हैं, ग्रेच्युटी फंड है। अगेन फोर्थ और फिफ्थ लाइन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। क्लोजिंग एडवांस 18,000। देन ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप सीक्वेंस नहीं भी फॉलो करें तो चलेगा। तो वर्किंग नोट में हम स्टार्टिंग से लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। Opening outstanding 12,000 and opening advance 15,000. Subscription completed. After subscription, outstanding expenses are salaries and electricity. और चेक करते हैं इंफॉर्मेशन सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है, यानी कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। लेट अस चेक ओपनिंग बैलेंस, सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी, और कोई बात नहीं है। तो हमारे पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सैलरी पेड एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड। सैलरी पेड पता है, इलेक्ट्रिसिटी पेड पता है, और साथ ही साथ हमारे पास है आउटस्टैंडिंग। तो ये वाला आउटस्टैंडिंग कौन से वाला होगा? क्लोजिंग। कुछ भी नहीं लिखा तो ऑलवेज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का है कि नहीं? करंट ईयर का है, आपने पे नहीं करा अभी। तो सैलरी आपने पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा है 1,20,000 की है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है 8,000 का। इसका मतलब सैलरी ऑफ द ईयर इज 1,28,000, जिसमें से 1,20,000 हम पे कर चुके हैं और 8,000 हम अभी पे करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। टू सैलरीज 1,20,000, add outstanding. और साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एकदम सेम, टू इलेक्ट्रिसिटी
28. Add outstanding 15. और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो आउटस्टैंडिंग आप सीधा अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हो विदाउट द नीड ऑफ एनी वर्किंग नोट. क्लोजिंग ऐड हो गया है और साथ ही साथ बैलेंस शीट में आ गया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंट्रेंस डोनेशन की बात हो रही है. 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 22, यानी कि करंट ईयर के एंड में. साथ ही साथ पॉइंट नंबर 7, a sum of rupees 20,000 received in October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualifications. The refund was made on 3rd June 22. और इन्फॉर्मेशन देखें रिसीट एंड पेमेंट से. रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा है एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख, यानी कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख. और साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंसेस ये दिखा रहे हैं एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप. सबसे पहले तो देखिए ये जो 2 शब्द आ रहे हैं, पेंडिंग मेंबरशिप, ये जो पॉइंट नंबर 5 और 7 चल रहा है हमारा, पेंडिंग मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ? एंट्रेंस डोनेशन क्यों ली जाती है? हमारी एनपीओ में एंटर करने के लिए, कि आपको हम हमारी एनपीओ का फिर क्या बना देंगे? मेंबर बना देंगे हम आपको. इसलिए हमने आपसे क्या ली है? एंट्रेंस डोनेशन. पैसा तो ले लिया, मेंबर नहीं बनाया, तो हम क्या कह रहे हैं? पेंडिंग मेंबरशिप. पैसा तो ले लिया, मेंबर नहीं बनाया आपको अभी, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने पैसा एडवांस में ले लिया? अगर हमने पैसा ले लिया पर हमने मेंबर नहीं बनाया, इसका मतलब हमने पैसा एडवांस में ले लिया. मेंबर तो बनाना चाह ही रहे हैं हम, पर हम स्टार्टिंग से बना देंगे अगले साल से, अभी नहीं बना रहे बीच में. तो हमने पैसा एडवांस में कलेक्ट किया, तो पेंडिंग मेंबरशिप जो इंग्लिश के शब्द हैं उसी को हम अकाउंट्स में ले आए, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड इन एडवांस. तो पेंडिंग मेंबरशिप मतलब मनी रिसीव्ड इन एडवांस. और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट से आ रही है, यानी कि ओपनिंग एडवांस, बहुत सिंपल है. ओपनिंग एडवांस इज 1 लाख. एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, यानी कि ओपनिंग एडवांस इज 1 लाख. उसके बाद आरएनपी दिखा रहा है. आरएनपी दिखा रहा है एंट्रेंस डोनेशन. आरएनपी से अमाउंट आ रहा है 1 लाख. अगर आरएनपी 1 लाख दिखा रहा है, यानी कि इस साल हमने जो डोनेशंस कलेक्ट करी हैं वो कितनी हैं? 1 लाख की, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर.
अब अगर एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख है और ओपनिंग एडवांस 1 लाख है, तो क्या आप चेक कर सकते हो करंट ईयर का ईडी कितना है? अगर मिला है 1 लाख और ओपनिंग एडवांस है 1 लाख, रिसीव 1 लाख, ओपनिंग एडवांस 1 लाख, इनकम है सब्सक्रिप्शन की तरह चेक कीजिए। मान लीजिए मैं कहूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, ओपनिंग एडवांस 1 लाख, तो सब्सक्रिप्शन इस साल की कितनी होती है? 2 लाख। इसका मतलब एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर की यानी कि 21-22 करंट ईयर की ईडी कितना हुआ? रिसीव्ड 1 लाख और ओपनिंग एडवांस 1 लाख, तो करंट ईयर का एंट्रेंस डोनेशन 2 लाख। जितना आपने रिसीव किया प्लस जितना आपने पहले एडवांस लिया था। जो एडवांस आपने लास्ट ईयर लिया था वो करंट ईयर के लिए था, पिछले साल आया था तो इस साल तो मेंबरशिप मिल गई होगी, करंट ईयर के लिए है, तो करंट ईयर का ईडी बना 2 लाख। लेकिन ये जो करंट ईयर के हमारे पास 1 लाख रुपए आए जो लोगों ने हमें दिए कि हमें आपकी एनपीओ में एंटर होना है, इसमें से हमने एक मेंबरशिप अलॉट नहीं करी है जिस पर्सन से हमने रिसीव किए थे 20,000। हमें 20,000 रुपये एक पर्सन ने दिए थे अक्टूबर 21 में, लेकिन एनपीओ ने डिसाइड करा है ये हम रिफंड कर देंगे बिकॉज द पर्सन हैज़ नॉट फुलफिल्ड requisite membership qualifications। देखिए अब रिफंड करने के बहुत कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी होता है, हमारे इंडिया में ना एक कल्चर है कि कैसे भी पैसा कमा लो, उसके बाद थोड़ा दान कर दो तो आपका सारा पैसा जो है बढ़िया हो जाता है। इट्स लाइक कि आप गंगा जी में नहा लीजिए ताकि आप नए पाप कर सकें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं, अनएथिकल कमा के थोड़ा हिस्सा दान में दे दिया। तो कुछ एनपीओज जो हैं वो ऐसा अलाउ नहीं करती हैं, कुछ एनपीओज अनोनिमस डोनेशंस वगैरह भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उनका पूरा फॉर्म है, आप पूरी डिटेल देंगे, आप इनकम कैसे अर्न करते हैं, और उसके बाद ही वो आपसे डोनेशन जो है एक्सेप्ट करते हैं। मतलब दुनिया में अच्छी एनपीओज भी हैं और वही एनपीओज हैं जो रियल एनपीओज हैं। तो अगर उनके फॉर्म के हिसाब से आपका क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा है तो वो क्या कहेंगे, रेक्विजिट क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रही है, तो हम इस पैसे को क्या कर रहे हैं, रिफंड। हर कोई ऐसा नहीं कहता है कि आती हुई लक्ष्मी को आने, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो नहीं सही लग रहा है अमाउंट वो रिफंड करेंगे। तो आप मुझे दिल से सोच के बताओ, अगर मैंने 1 लाख रुपया जो रिसीव करा, अगर मैंने इसमें ये ठान ही लिया है कि 20 तो मैं रिफ़ंड करूँगी, तो क्या इस साल की इनकम मैं 1 लाख मानूँ कि 80,000 मानूँ? 80,000 माने, क्योंकि 20 तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करेंगे, रिफ़ंड। यानी कि ईडी करंट ईयर की, यानी कि ईडी करंट ईयर की 2 लाख नहीं है, 2 लाख में से 20,000 तो हम वापस कर रहे हैं। तो करंट ईयर एंट्रेंस डोनेशन आती है 1,80,000। तो हमारी एंट्रेंस डोनेशन का ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे रहे हैं, हमने रिसीव किया है 1 लाख, बट हमने डिसाइड करा है हम 20,000 नहीं रखेंगे, हम रिफ़ंड कर देंगे। और पिछले साल इस साल के लिए हम रिसीव कर चुके थे 1 लाख ऑलरेडी, तो हमारी करंट ईयर की ईडी बन जाती है 1,80,000। पेपर का वर्किंग नोट अब बनाएंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 4। अभी तो हम ये समझ रहे थे ट्रांजैक्शन क्या चल रही है। पेपर में हम लिखेंगे एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, $1 lakh, add opening advance
1 lakh less entrance donation refundable. तो entrance donation of 21-22 is 1,80,000, जिसमें पॉइंट नंबर 4 कह रहा है 50% इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि 50% IND, 50% बैलेंस शीट. तो 90,000 IND के अंदर, 90,000 बैलेंस शीट के अंदर. अब इसमें एक बात और है कि रिफंड किस दिन हुआ है. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिफंड है ये हमने किया है 3 जून 22 को. 3 जून 22 हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च. रिफंड हमने दिया है 30 जून को. पैसा आया था हमारे पास 1 अक्टूबर को. फर्स्ट अक्टूबर को पैसा हमने लिया था, हमने डिसाइड कर लिया रिफ़ंड करेंगे इसे हम, लेकिन रिफ़ंड हुआ 30 जून को है. अब 31 मार्च को हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं 31 मार्च को, उस दिन ये 20,000 का क्या करें. ये पता है रिफ़ंड करना है, रिफ़ंड किया नहीं है. डिसाइडेड है रिफ़ंड करना है, रिफ़ंड किया नहीं है. रिफ़ंड 30 जून को किया है, तो 31 मार्च को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम क्या करें. लायबिलिटी. बात समझ में आ रही है. मुझे पता है मुझे पेमेंट करनी है, बट मैंने नहीं करी 31 मार्च को, तो ये क्या है मेरे लिए. एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल. एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल. रिफंड करना है बट हमने अभी तक किया नहीं है. तो देखो एंट्रेंस डोनेशन का तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया. इस साल का ED 180 बनता है, तो 50% IND, 50% बैलेंस शीट. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है जो हमने अभी तक सेटल नहीं की है, तो वो लाइबिलिटी भी कहाँ दिखाई देगी, हमारी बैलेंस शीट के अंदर. अब इसको पोस्ट करते हैं. कोई डाउट किसी के मन में ED से रिलेटेड? तो चलिए अब इसको पोस्ट करते हैं. सबसे पहले IND में आते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय एंट्रेंस डोनेशन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर 90,000. उसके बाद बैलेंस शीट कैपिटल फंड. कैपिटल फंड में ऐड करेंगे एंट्रेंस डोनेशन 90,000. और साथ ही साथ बैलेंस शीट में दिखाएंगे एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल. एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल 20,000. साथ ही साथ हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट दिखा रही है एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप.
देखिए ये हमारी कंप्लीट अकाउंटिंग है एंट्रेंस डोनेशन की। ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में है, करंट ईयर की इनकम 1,80,000 डिवाइडेड है आधी आईएनडी में और आधी बैलेंस शीट में, और करंट ईयर की लाइबिलिटी वो है ईडी रिफंडेबल 20,000। मैम ये क्या हो रहा है? धरती घूम रही है, आसमान झूम रहा है, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? जी नहीं, ये सीए फाउंडेशन का 20 मार्क्स का सवाल है। जब आएगा तो सीधा 20 में आएगा और सीधा 20 हमें जो है लेकर के आने हैं, ठीक है? तो अभी थकने का समय नहीं है। ईडी के बाद आगे चलते हैं। एंट्रेंस डोनेशन कंप्लीटेड। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स पर। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, बेच दिए हमने एसेट। जो एसेट हमने बेचे उसकी कॉस्ट, जो एसेट हमने बेचे उसकी कॉस्ट है 10,000, और ये एसेट हमने किस दिन बेच दिए? 1 अप्रैल 21, साल के ओपन होते ही, साल के पहले दिन। तो अगर आप साल के पहले दिन एसेट बेच देते हो तो क्या इस साल का डेप, क्या इस साल का डेप इस एसेट पे लगेगा? नहीं, क्योंकि ये तो हमने साल के पहले दिन ही बेच दिया। बेचा हमने एसेट 10,000 वाला, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 10,000। लेकिन ये कैसे पता चलेगा सेल प्राइस क्या है? रिसीट एंड पेमेंट से, क्योंकि अगर हमने एसेट बेचा है तो हमारे पास कैश आया होगा। अगर कैश आया है तो रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा होगा। रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा है सेल ऑफ एसेट 8,000। 10,000 का एसेट 8,000 में बेचा, सिर्फ मैथ्स के होनहार बच्चे बता सकते हैं। यह तो बहुत होनहार बच्चे हो आप तो। मैथ्स में तो 90 अबव पक्का है सबके। कितने का लॉस हो गया? 2,000 का। आइए ज़रा फिक्स्ड एसेट अकाउंट में पोस्ट करें। कल वाला तो मैथ्स का पेपर अच्छा आया, मतलब अच्छा का मतलब क्या है मैम? आसान आया, आसान आया मतलब अच्छा पेपर आया। खुश हैं बच्चे कल के पेपर से। उम्मीद है आप भी ऐसे ही खुश खुश आएंगे। पता होगा ना कल का पेपर तो तुम्हें? हाँ, खबर तो मैम देखो सारी रखी है हमने, ठीक है? बाकी बातें ठीक है, खबर हमारे पास सारी है। कल का पेपर तो आसानी है, उम्मीद करते हैं आपका भी ऐसा ही आएगा अच्छा सा पेपर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलने वाला है हमें हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं फिक्स्ड एसेट 5 लाख। एसेट को सेल किया है, क्रेडिट साइड पर आएंगे, बाय रिसीट एंड पेमेंट। कैश आ रहा है 8,000 का, लेकिन लॉस ऑन सेल है। लॉस ऑन सेल है 2,000। लॉस ऑन सेल का मतलब इसको लेके जाएंगे आई&डी के अंदर। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, डेप इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन एसेट्स। बताइए ज़रा इस साल का डेप कितना लगाएं? 49,000, बिल्कुल सही। देखिए 5 लाख का बैलेंस आ रहा था, लेकिन 5 लाख में से हमने 10,000 का एसेट तो बेच दिया, स्टार्टिंग में ही बिक गया था। तो 5 लाख में से 10,000 का तो बिक गया, तो बचा कितने का? 4,90,000। इस पे लगाएंगे 10% का डेप, तो करंट ईयर डेप्रीसिएशन 490 का 10% 49। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं 441।
अब इसमें से किस अमाउंट को कहाँ लेकर के जाएंगे? ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट, आई एन डी, डेप्रिसिएशन आई और कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स 441, कितना आ रहा था? 441। वर्किंग नोट का रेफरेंस देते रहिएगा साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन। एसेट के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेजेस made during the year amounted to 15 lakh and the value of closing stock 2,10,000। चलिए पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। सामान खरीदा है 15 लाख का और हमारे पास क्रेडिटर्स से रिलेटेड रिसीट एंड पेमेंट दिखा रहा है क्रेडिटर। इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, उनको पेमेंट कितनी की। इसके साथ साथ ओपनिंग बैलेंसेस में आ रहा है क्रेडिटर्स का बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है, पेमेंट है, परचेजेस है, क्या निकालेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिटर्स का। चेक करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। वर्किंग नोट नंबर 5, क्रेडिटर्स अकाउंट। लाइबिलिटी है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,12,000। परचेजेस 2 परचेजेस। जब भी सामान खरीदेंगे एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स टू परचेजेस। परचेजेस हैं 15 लाख की। बताओ मैंने सही लिखा कि गलत? समझ रहे हो गलत है कि सही है? जब हम सामान खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय परचेजेस। कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने पकड़ा, बाकी सब बच्चों ने नोट कर लिया। और जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स टू बैंक। तो हमारे यहाँ पर एनपीओ में टू रिसीट एंड पेमेंट 15,20,000। क्लोज कर देते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं। $92,000। अब देखिए पोस्टिंग्स। बैलेंसेस तो चले जाएंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। परचेजेस क्या हम परचेजेस आई अकाउंट के अंदर दिखाते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर सामान खरीदेंगे, खरीदना मत दिखाइएगा। आई के अंदर क्या दिखाना है? कंज्यूम्ड। जो सामान खरीदा है वो मत दिखाइएगा, जो सामान कंज्यूम किया है वो दिखाएंगे। ये बात आपने एडजस्टमेंट में भी लिखी हुई है।
जहाँ पर हमने एडजस्टमेंट्स लिखी थी उसमें देखिए पॉइंट नंबर 11 आपने लिखा था एनपीओ डज नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग बट मे मेंटेन स्टॉक, देन मटीरियल कंज्यूम्ड शैल बी शोन इन IND। कंज्यूम निकालने के लिए आप क्या ऐड करोगे? परचेजेस। तो परचेजेस नहीं दिखाना है एनपीओ के केस में, सीधा क्या दिखाना है? कंज्यूम्ड। यानी कि हमने ये जो परचेजेस निकाली हैं इसको यूज़ करके सबसे पहले तो अगले वर्किंग नोट में हम निकालेंगे मटीरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम के लिए स्टॉक को यूज़ करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट 380, परचेजेस आपने अभी कैलकुलेट किए, मतलब गिवन थे 15 लाख, एंड क्लोजिंग स्टॉक 210। तो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड 1670, इसको लेकर जाएंगे IND के अंदर। अभी पोस्ट मत कीजिएगा इसे IND में ले जाना है हमें, अभी पोस्ट मत करना। कंज्यूम्ड यहाँ तक क्लियर सबको? 16,70,000। अब एक बार पोस्टिंग हम सिर्फ बैलेंस शीट की करेंगे अभी, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला था 92, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जाएंगे 92 और साथ ही साथ स्टॉक जाएगा 2,10,000। बैलेंसेस डाल रहे हैं क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट, creditors 112 and stock 380। कंज्यूम्ड अभी हम पोस्ट नहीं कर रहे, उसका कारण है थोड़ी देर में देखेंगे जब RNP चेक करेंगे। इसको यहाँ पर अभी हमने छोड़ दिया है, आगे आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, तो एडजस्टमेंट्स तो हमारी एडजस्ट हो गई हैं। अब आ जाते हैं वापस RNP के अंदर। तो हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, अब ज़रा रिसीट को पोस्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ ले जाएं? कहीं तो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, कैश और बैंक पोस्ट करते हैं। कैश 10,000, बैंक 3850। Then subscription done, entrance done, interest received 58। देखिए इंटरेस्ट की बात आई है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होंगी। चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। देखो ये 12% कुछ तो कह रहा है,
क्या कह रहा है ये, इंटरेस्ट निकाल लो 5 लाख पे 12%। कंप्लीट ईयर का मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी स्टार्टिंग से है, फर्स्ट से है, तो इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा। तो 5 लाख पे 12% 60,000, लेकिन हमें कितना मिला 58। इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट 2000। तो आई कितना दिखाएगा? आई दिखाएगा 60,000, जो कि इस साल का इंटरेस्ट बनता है। एक लाइन का हमारा अगला वर्किंग नोट। ये कंज्यूम्ड के बाद ज़रा 4-5 लाइंस छोड़ दीजिएगा, 6 छोड़ दीजिएगा, 6 लाइंस के बाद। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ₹5 लाख इंटू में 12%, 60,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट इज 2000। आउटस्टैंडिंग नहीं लिखिएगा, अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, बस। लेकिन हक है, राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। तो जब आप कहते हो ना साडा हक, उसको अकाउंट्स में क्या कहते हैं? अक्रूड। उसको अकाउंट्स में क्या कहते हैं? अक्रूड। बस ये याद रखना कि हक बन गया है हमारा, राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, सिर्फ पेमेंट आना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो आई में जाएगा 60,000 और बैलेंस शीट के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट 2000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, then accrued interest 2000, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स पोस्ट करते हैं दोनों बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 5 लाख। स्टार्टिंग से है इन्वेस्टमेंट, दोनों बैलेंस शीट में रहेंगी। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 60,000 का इंटरेस्ट, जिसमें 2000 अक्रूड। नेक्स्ट रिसीट, सेल ऑफ एसेट डन, मिसलेनियस इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय मिसलेनियस इनकम, अब देखिएगा नेक्स्ट, रिसीट एट कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। देखिए हमारी एनपीओ जो है वो कौन है? स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, क्या है? हमारी एनपीओ क्या है? क्लब है। क्लब जो होता है ना वो ये सब सर्विसेज देता ही है। क्लब में कॉफ़ी रूम भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की सर्विस भी है, स्विमिंग पूल भी है, टेनिस कोर्ट भी है। इन सब की अगर आप रिसीट ले रहे हो, इन सब के लिए जब आप चार्जेस ले रहे हो, तो इसी को तो हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं? सेल। यही तो सेल है, जो सर्विस देने के बाद आप चार्जेस ले रहे हो वही तो सेल है, जिसको हम अकाउंट्स के अंदर सेल कहते हैं। लेकिन क्योंकि आप हो एनपीओ, तो आपसे तो यही बात हुई थी कि ट्रेडिंग तो आप नहीं करोगे, तो एनपीओ कह रही है ट्रेडिंग तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हम टेनिस कोर्ट फ्री में नहीं दे रहे ना, अगर आप खेल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने एनपीओ को क्या कहा कि देखो भाई एनपीओ है तो फिर ये क्या? सेल।
तो ये जो तुम कलेक्शन कर रहे हो ये किसके नेचर में है? सेल के नेचर में है। और अगर एनपीओ कर रही है सेल, तो हमें करना क्या है? आपकी एडजस्टमेंट निकालिएगा जहाँ एडजस्टमेंट लिखी हुई थी, नहीं तो मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जो हमने उस दिन एडजस्टमेंट लिखी थी। अगर एनपीओ सेल कर रही है, पॉइंट नंबर कहाँ गया? 11 में तो हमने ये लिखा था, सेल लिखा था ना, प्रॉफिट निकालेंगे सीधा। थर्ड, हाँ थर्ड, पॉइंट नंबर 3 पर आइएगा। इफ एनपीओ इज मेकिंग सेल्स, इफ एनपीओ इज मेकिंग सेल्स देन कैश रिसीव्ड शैल बी शोन इन आरएनपी। वो तो आ गया ऑलरेडी हमारे पास आरएनपी के अंदर। एंड प्रॉफिट और लॉस शैल बी शोन इन आईएनडी। यानी कि हम आईएनडी के अंदर सीधा सेल जो है वो नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब देखिए इसमें एक प्यारा सा पहले कॉन्सेप्ट, 1 मिनट कॉन्सेप्ट देख लें फिर करेंगे कैलकुलेशन। हम एनपीओ के केस में ट्रेडिंग नहीं बनाते क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए हम ट्रेडिंग बनाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें हम क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर हम निकालते हैं जीपी। यही करते हैं। तो हम अल्टीमेटली ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं? जीपी। और उस जीपी को कहाँ ले जाते हैं? पी&एल के अंदर। यहाँ से निकाल के हम पी&एल में ले गए, पी&एल में हमने लिख दिया बाय जीपी। अब एनपीओ के अंदर हमारा पी&एल ही क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कह रही है? आई&डी के अंदर फिर अगर आप सेल कर रहे हो तो आप सीधा क्या दिखाना? प्रॉफिट या लॉस। यानी कि इनडायरेक्टली हम भी क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? जीपी। हम मतलब मैं ऑडिटर को रेफर कर रही हूँ, हम मतलब मैं आईसीआई की अकाउंटिंग को रेफर कर रही हूँ कि हम भी इनडायरेक्टली फिर क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? प्रॉफिट। क्योंकि आप कह रहे हो ट्रेडिंग नहीं है तो हमने ट्रेडिंग छोड़ दिया, लेकिन आप सामान बेच के सर्विस देख के पैसे ले रहे हो तो फिर वो तो इट इज़ एज गुड एज सेल्स ना। तो आप भले ही एनपीओ हो लेकिन फिर भी आप सामान तो बेच ही रहे हो ना। तो अगर आप सामान बेच रहे हो तो हम क्या निकालेंगे? हम तो जीपी निकालेंगे। बस हमने नाम बदल दिया, जीपी नहीं कहा हमने कहा प्रॉफिट ऑन दिस सेल। ये जो सेल आप कर रहे हो इसका प्रॉफिट हमने निकाल लिया और उसको कहाँ दिखा दिया? आई&डी के अंदर। तो मतलब है फिर ये हमारा ट्रेडिंग का जीपी ही। अगर एनपीओ सेल कर रही है तो हम भी फिर क्या निकलवाएंगे? जीपी। बस हमने कहा नहीं, हम कह क्या रहे हैं? बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स या फिर टू लॉस ऑन सेल। अब अगर प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मार्जिन। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कहीं मार्जिन है? देखो मार्जिन तो कहीं नहीं है, क्वेश्चन ने मार्जिन नहीं दिया हमें। लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है मैं मार्जिन नहीं दे रहा, प्रॉफिट खुद ही निकाल लो। सेल तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मार्जिन मैं नहीं बता रहा। तो नहीं बता रहा तो हम भी पोस्ट नहीं कर रहे, ऐसा कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते ना। तो नहीं बता रहा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे निकालें प्रॉफिट, क्योंकि अगर सेल है तो प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट या लॉस तो है। अगर मैं सेल में से COGS माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। COGS कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंस तो निल है, उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या आ जाएगा? COGS। पहले यहाँ तक बोलो, सबको याद आई बात?
कि देखो या तो आप मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन बता दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं बता रहे, और आप ये भी कह रहे हो एनपीओ सेल भी कर रही है, तो कोई बात नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। सेल अगर आप कर रहे हो, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो हम और क्या कर सकते हैं, सेल माइनस सीओजीएस। सीओजीएस कैसे आ जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब एक बात ज़रा सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि तुम्हारे पास हमेशा चॉकलेट्स रहती हैं, इस बार तुम कर रहे हो चॉकलेट की ट्रेडिंग, तुम चॉकलेट को क्या करते हो, बेचते हो, ठीक है। ओपनिंग स्टार्टिंग में तुम्हारे पास थी 500 चॉकलेट, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 500 चॉकलेट थी, खरीदी तुमने 700, खरीदी तुमने 700, एंड में तुम्हारे पास बची 200, तो मैंने कहा तुम्हारी सेल कितनी हुई, कितनी चॉकलेट बेची तुमने, बताना ज़रा। अगर तुम्हारे पास 500 तो शुरू में थी, 700 तुमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी, लास्ट में तुम्हारे पास बची 200, तो सेल कितने की हुई, 1000। तुमने क्या किया, 500 प्लस 700 माइनस 200, बिल्कुल ठीक है, 1000 यूनिट हमने जो है बेच दी, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम्हारी दुकान है तो तुम सच सच बताना, तुम कुछ चॉकलेट यहाँ से खाओगे कि नहीं खाओगे, ठीक है। कस्टमर नहीं आ रहा, वेट कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, चॉकलेट उठाई और तुमने खा ली, ठीक है। मान लेते हैं तुमने इस पूरे साल में 50 चॉकलेट खाई थी, 50 चॉकलेट तुमने खाई थी, तुमने बताया तो किसी को नहीं कि 50 चॉकलेट तुम खा चुके हो, ये अलग बात है जो किसी को नहीं पता, ठीक है। और बुक्स क्या दिखा रही हैं, ओपनिंग 500, परचेज 700, क्लोजिंग 200, तो हमने बुक से सेल्स निकाली, तो सेल्स कितनी आ रही है, 1000 यूनिट। लेकिन क्या सेल सच में 1000 यूनिट हुई है, क्या सेल क्या सच में 1000 चॉकलेट बिकी हैं, चॉकलेट कितनी बिकी हैं, 950 बिकी है ना, क्योंकि 50 तो तुमने खा ली थी। पहले ये बता दीजिए समझ आ रही है बात कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं सेल निकालती हूँ, अगर मैं सेल निकालती हूँ और उस ईयर में मैंने कुछ कंज्यूम भी किया है, तो सेल निकालने के लिए कंज्यूम माइनस करना होगा कि नहीं, बस ये सवाल है छोटा सा जो आपको समझना है। अगर मुझे सेल निकालना है तो मुझे कंज्यूम माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे COGS का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। इससे हम ये देख रहे हैं कि सामान जो हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको पसंद है अंकल चिप्स, लेस, अच्छा लेस, आपको पसंद है लेस, उसी के बहाने आप क्लास निकालते हो चुप चुप करके खाकर, लेस आपको पसंद है, ठीक है। लेस के हमेशा आपके पास पैकेट रहते हैं, आपके पास है 30 पैकेट स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द ईयर आपने बाय किए 50 पैकेट, बचे हुए हैं 10 पैकेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाकी पैकेट कहाँ हैं, बाकी पैकेट कितने, आप 30 तो आपके पास थे, 50 आपने लिए थे, 80, 10 आपके पास बचे हैं, तो यानी कि डिफरेंस आ रहा है 70 पैकेट का। ये जो डिफरेंस है क्या ये सारा का सारा सेल है कि नहीं, तो अगर आपने कहा इसमें से 5 पैकेट तो मैंने खाए थे, तो सेल 70 पैकेट की नहीं हुई ना, इसका मतलब सेल कितने की हुई, 65 पैकेट्स की। तो यानी कि 65 अगर मैं निकालूं तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, अब मैंने किया 30 प्लस 50 माइनस 5 माइनस 10, मैंने फॉर्मूला बदल दिया है,
मैंने फॉर्मूला बदल दिया है, क्योंकि सीए की दुनिया में अगर आंधी आएगी फॉर्मूला बदलेगा, अगर तूफान आएगा फॉर्मूला बदलेगा। यानी कि इस समय अगर आप कंज्यूम भी करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपको क्या मिलेगा, COGS, फिर आप सेल में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो अब हमारा जो वर्किंग नोट हमने छोड़ा था ना उसको कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 6, कहीं से मैम की आवाज़ आई, कोई डाउट? कंटिन्यू करते हैं इसको ज़रा। सबसे पहले तो ना टोटल सेल्स निकालते हैं। टोटल सेल्स एक बार टोटल कर लीजिएगा, कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। 17,62,000। सेल्स आ गई हैं 1762 की, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने निकाला था मटेरियल कंज्यूम्ड, देखिए क्या क्वेश्चन कहीं कह रहा है कि आपने कुछ कंज्यूम किया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कुछ इसमें से कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये हमने खुद हमारे लिए भी यूज़ किए हैं सर्विस, कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये कंज्यूम्ड की जगह ये मटेरियल कंज्यूम ना बनकर ये हमारा क्या बन गया है, COGS। बस इतना ही फ़र्क है, हमने कंज्यूम नहीं करा है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्योंकि इस सिनेरियो में जो हमारा कंज्यूम्ड है ये हो गया है निल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं कहा कि हमने खुद अपनी एनपीओ के लिए भी कुछ भी ये सर्विसेज जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो कंज्यूम तो यहाँ आना है, अब कंज्यूम तो निल है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ये बन गया COGS, और यहाँ से निकाला हमने प्रॉफिट, सेल्स माइनस COGS 92,000। यानी कि कंज्यूम्ड वहाँ निकल सकता है जहाँ पर आपकी सेल नहीं है, लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर जब आप COGS निकालोगे वहाँ पर कंज्यूम माइनस करोगे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और अब इन सब में से I&E में सिर्फ क्या लेकर जाना है हमें, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जाएगा 92,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि हमारी रेगुलर डे टू डे वर्किंग की वजह से प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 6 आ रहा है 92,000। मतलब कि अगर सेल नहीं है तब तो आप कंज्यूम निकालोगे जो एनपीओ ने खुद यूज़ किया है, लेकिन अगर एनपीओ सेल कर रही है तो फिर कंज्यूम्ड जो है उसका अलग से कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर तो जब आप COGS निकालोगे उसी समय आप कंज्यूम्ड को माइनस करोगे, लेकिन कंज्यूम्ड के बारे में क्वेश्चन रेफर करेगा, हम अपने आप से कुछ भी अज्यूम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए रिसीट हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आ जाते हैं पेमेंट पर। उससे पहले यहाँ तक कोई डाउट? आते हैं पेमेंट्स पर। सैलरीज क्रेडिटर्स डन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन रिपेयर्स, ग्लास, क्रॉकरी, गार्डन अपकीप, मेंबरशिप फीस, यहाँ तक सारा का सारा हमारा खर्चा है I&E के अंदर पोस्ट कर देते हैं 1 by 1। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक एक करके सारा खर्चा डाल देते हैं। देन पोस्टेज, देन टेलीफोन एंड टेलेक्स, शॉर्ट में लिखिएगा नाम,
repairs and maintenance, फिर लास्ट पॉइंट ने हमें क्लियर किया था ग्लास एंड टेबल लिनन एंड क्रॉकरी एंड कटलरी, खर्चा मान के डेबिट करना है 12 एंड 14। जहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो नॉर्मल खर्चा है जो पोस्ट कर रहे हैं हम। देन गार्डन अपकीप, देन मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस पेमेंट आ रही है तो हमने पे किया है, ये रिसीव नहीं है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पर हम रुके हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ आ रहा है इंश्योरेंस से रिलेटेड। इंश्योरेंस आरएनपी तो दिखा रहा है 5000, लेकिन हमारे जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये दिखा रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, तो प्रीपेड 1000 है और आरएनपी दिखा रहा है 5000, तो करंट ईयर की अगर पेमेंट 5000 की है और ओपनिंग प्रीपेड 1000 है 6000, तो करंट ईयर की आपकी जो पेमेंट है वो कितनी बनी, इसका मतलब 6000 की बनी, जिसमें 1000 आपने पहले ही पे कर दिया था और 5 आपने करंट ईयर में पे किया है। लेकिन आईएनडी कितना दिखाएगा, पूरी पेमेंट 6000 की। अकाउंट में शो करेंगे टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 5000, इसमें ऐड कर देंगे प्रीपेड, ओपनिंग का प्रीपेड है ये, तो करंट ईयर की इंश्योरेंस 6000, साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस। After insurance, electricity done, closing balance sheet, cash and bank, पहले बैंक फिर कैश, 224,600 and 8,000। अभी रिलैक्स नहीं होना, अभी ओपनिंग बैलेंस चेक कर लें, गलती से भी छोड़ना नहीं, पहले ओपनिंग बैलेंसेस चेक कर लेते हैं सभी पोस्ट हो गए या नहीं। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन, ईडी, ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड, फंड बना हुआ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा, स्टार्टिंग से आ रहा है, इस साल कोई चेंज नहीं है, सेम फंड 150, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट दिखाएंगी ग्रेच्युटी फंड। तो आपके जो सारे फंड्स हैं ना वो बिल्कुल टॉप पर आएंगे, कैपिटल फंड के बाद बाकी जितने भी फंड हैं पहले वो आएंगे और उसके बाद आपकी फर्दर लाइबिलिटीज़ आएंगी। लीजिए, अब हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है, एडजस्टमेंट सारी हो गई हैं, अब क्लोजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, ओपनिंग वाली, कैपिटल फंड देखते हैं। 1029850, करेक्ट।
कैपिटल फंड देखिए 1029,850, ले जाते हैं इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1029,850। उसके बाद IND चेक करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। डेफिसिट कितना? डेफिसिट आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, 30,250, करेक्ट। बैलेंस शीट में माइनस करना होगा, गलती से ऐड मत कीजिएगा डेफिसिट। बैलेंस शीट मैच, वेरी गुड। हाउ मच टोटल? 1392,600, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरों को जो खुशी कुंडली मैच करने पर मिलती है, CA स्टूडेंट को वही खुशी बैलेंस शीट मैच करने पर मिलती है। देखिए क्या सभी की बैलेंस शीट टैली हो रही है? 1392,600। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आगे आ जाते हैं हम ज़रा अगले सवाल पे। अगला सवाल हम NPO को यहीं पे रोकेंगे, फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, आइएगा ज़रा फाइनल अकाउंट्स पर आइए। पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग करेंगे आज, पेज नंबर 199 पर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या दिखाना था तुम्हें, तुम्हारी होने वाली डिग्री की कसम सही सही याद करके बताना। डेबिट साइड पे क्या था? ओपनिंग स्टॉक किसका? WIP का। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? माइनस क्लोजिंग। उसके बाद सारे के सारे खर्चे जितने भी हमारे फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं। क्रेडिट साइड पर बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय क्लोजिंग WIP और हमारा बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, क्वांटिटी का कॉलम बनाना है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में दिया है तो बनाना है, नहीं दिया तो नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। हमारे पास है कुछ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन में देखिएगा यूनिट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है क्वांटिटी का कॉलम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि 6 कॉलम्स इस बार बनाने हैं। आपको जो मैंने आइडिया दिया था, रजिस्टर पर पेज नंबर लिख लीजिए और बुक में क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए आपने कौन से पेज पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं आपको रजिस्टर में। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये जाएगा डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग WIP यूनिट्स दी हुई हैं 10,000 और अमाउंट दिया हुआ है 16,000। ओपनिंग के बाद क्लोजिंग WIP $12,000 यूनिट्स हैं, 20,000 का अमाउंट है। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेजेस। तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और अकाउंट के अंदर ही शो करेंगे कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट लाइन में 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग 1,70,000, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस माइनस करेंगे क्लोजिंग, लेट अस चेक कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है क्वेश्चन में, रिटर्न नहीं है तो अब ये अमाउंट आ जाएगा कंज्यूम्ड का 8 लाख। तो कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे नहीं दिखाना है रॉ मटेरियल का कि इस साइड ओपनिंग दिखाया क्रेडिट पे क्लोजिंग दिखाया, हमेशा क्या कैलकुलेट करके शो करना है, कंज्यूम निकाल के। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं हायर चार्जेस, हायर यानी कि रेंट, रेंट का खर्चा, हायर चार्जेस ऑफ मशीन एंड हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। तो दोनों ही खर्चे प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे। तो नेक्स्ट खर्चा आ रहा है हायर चार्जेस, पहले एक बार फैक्ट्री के पोस्ट करते हैं 220, फैक्ट्री के हायर चार्जेस अमाउंट गिवन है 220, हायर यानी कि रेंट, किराए का खर्चा, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग भी किराए पर है, मशीन भी किराए पर है। उसके बाद किराया आ रहा है मशीन का, अब मशीनरी का जो किराया दिया हुआ है हायर चार्जेस ऑफ मशीन, ये आपको दिए हैं ₹0.60 यानी कि 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जितनी यूनिट बना ली ना आपने उसके हिसाब से हर यूनिट पे 60 पैसे का खर्चा है। तो देखो पहले 10,000 यूनिट दी हुई थी, लेकिन ये कौन सी हैं, WIP। फिर 12,000 यूनिट दी हुई थी, ये भी WIP है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब कंप्लीट। तो अब आप देखेंगे सेकंड लास्ट लाइन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 5 लाख, तो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स कितनी हुई, 5 लाख। तो हायर चार्जेस कैसे निकलेंगे, 60 पैसा इंटू में 5 लाख, 3 लाख। तो हायर चार्जेस मशीन के आ रहे हैं 3 लाख। $0.6 इंटू में 5 लाख, जितनी यूनिट्स हमने बनाई। तो हो सकता है खर्चा आपको कैलकुलेटेड गिवन हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े। तो हर यूनिट पे 60 पैसे, 5 लाख यूनिट बनाई है तो टोटल खर्चा आया 3 लाख का। हायर चार्जेस के बाद हैं डायरेक्ट वेजेस, 4,04,800।
आवाज़ बुलंद है, काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं। 4,04,800। आइए ज़रा वर्किंग नोट में अमाउंट चेक करते हैं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 0.40 per unit of closing WIP and 0.80 per unit manufactured. 0.40 per unit of closing WIP. Second line, closing WIP 12,000 units. 0.40 per unit of closing WIP and का मतलब प्लस 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है हमारी 5 लाख। ये आया हमारा टोटल वेजेस का खर्चा 4,04,800। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 40 पैसा इंटू WIP यूनिट्स एंड 80 पैसा इंटू मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स। तो वेजेस आ गए हैं हमारे 4,04,800 के। उसके बाद हमारे पास है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को मैन्युफैक्चरिंग में डालें या P&L में डालें? अब ये तो सोचना पड़ेगा कि फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे और फैक्ट्री का नहीं है तो फिर P&L में डालेंगे। आपको ढूंढना होगा क्वेश्चन में कोई ऐसा हिंट जहाँ से पता चले कि फैक्ट्री का है या विदाउट फैक्ट्री है। देखिए किस किस को हिंट मिल रहा है। ये हैंड रेज करके बताएं जिस जिस को पता चल रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, अभी कुछ ही बच्चों के हाथ खड़े हैं। सिर्फ इतने बच्चों को मिला हिंट। कहाँ पर है हिंट? फर्स्ट लाइन के अंदर। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब सारी ही इंफॉर्मेशन फैक्ट्री से रिलेट कर रही है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी कहाँ जाएगा? फैक्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो लास्ट खर्चा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 180। अकाउंट क्लोज। अभी आपने जून 24 का पेपर देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स के अंदर। 19,800। ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर 19,800। यूनिट्स के कॉलम को कुछ नहीं करना है, लेकिन जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है ना, इसके साथ यहाँ लिख दीजिएगा 5 लाख यूनिट्स, क्योंकि 19,800 रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आपने कितनी यूनिट्स बनाई हैं ड्यूरिंग द ईयर? 5 लाख। तो 5 लाख यूनिट का खर्चा आ रहा है 19,800 रुपये बनाने का खर्चा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की मुलाकात समाप्त। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।